सोचिए 6 साल, एक बर्फीला वीरान टापू, न मदद, न रास्ता, न उम्मीद, सिर्फ एक परिवार और मौत से रोज की लड़ाई, भूख, ठंड, टूटता हौसला और फिर भी जिंदा रहने की जिद। ये कहानी फिल्म नहीं है, ये उस हिम्मत की सच्चाई है जिसे देखकर आप आखिरी सेकंड तक नजरें नहीं हटा पाएंगे। साल 2011 की बात है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन राघव को मौसम से ज्यादा भरोसा अपने फैसले पर था। वह एक शांत स्वभाव का इंसान था। उम्र करीब 42 साल। उसकी पत्नी अनन्या 38 साल की, बच्चों की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखने वाली एक मजबूत मां थी। उनके 2 बच्चे 12 साल का आर्यन और 8 साल की सिया इस सफर को एक रोमांचक छुट्टी समझ रहे थे। यह कोई आम ट्रिप नहीं थी। राघव एक सप्लाई रिसर्च जहाज के साथ उत्तरी महासागर के रास्ते से यात्रा कर रहा था, जहां उसे कुछ महीनों का काम करना था। उसने सोचा, क्यों ना इस बार परिवार को भी साथ ले जाया जाए। शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून के पल। जहाज जब खुले समुद्र में पहुंचा तो चारों ओर सिर्फ पानी और आसमान था। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अनन्या डेक पर खड़ी ठंडी हवा में गहरी सांस ले रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समुद्र हमेशा सच नहीं दिखाता। शाम होते होते हवा तेज होने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा, नीले से सलेटी। कप्तान की आवाज में घबराहट थी। अगले ही पल बर्फीली हवाओं ने जहाज को जकड़ लिया। लहरें अब पहाड़ जैसी लग रही थीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा। जहाज डगमगाया, चीखें गूंज उठीं, और उसी अराजकता में किस्मत ने उस परिवार को समुद्र से छीनकर एक बर्फीले वीरान टापू की गोद में फेंक दिया, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब राघव की आंख खुली तो सबसे पहले उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई इंसानी हलचल नहीं, सिर्फ तेज हवा की सीटी और बर्फ के टकराने की आवाज। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर सुन्न था। पास ही अनन्या बर्फ पर बैठी थी, दोनों बच्चों को अपनी बाहों में जकड़े हुए। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो समझ आ गया, जहाज अब मौजूद नहीं था। सिर्फ टूटा हुआ मलबा, बर्फ की मोटी चादर और दूर दूर तक फैला सफेद सन्नाटा। यह कोई समुद्र का किनारा नहीं था, बल्कि एक वीरान बर्फीला टापू था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्द दे रहा था। आर्यन के होंठ नीले पड़ चुके थे और सिया लगातार कांप रही थी। अनन्या की आवाज कांप रही थी, राघव, बच्चों को कुछ हो जाएगा। राघव ने जहाज के मलबे से जो भी मिला, लकड़ी, टीन, प्लास्टिक, उसे घसीट घसीट कर एक कोने में इकट्ठा किया। उंगलियां जम चुकी थीं, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। उसने किसी तरह एक अस्थायी शेल्टर बनाया और बच्चों को अंदर लिटाया। रात होते ही तापमान और गिर गया। अंधेरा इतना गहरा था मानो आसमान भी उन्हें छोड़ चुका हो। उस पहली रात किसी की आंख नहीं लगी। हर मिनट डर था कि अगली सांस आखिरी ना हो जाए। राघव ने उस रात मन ही मन एक वादा किया, अगर मुझे अकेले भी लड़ना पड़ा तो भी मैं अपने परिवार को जिंदा रखूंगा। वह पहली रात थी जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि 6 साल की जंग की शुरुआत है। सुबह हुई, लेकिन सूरज की कोई गर्माहट नहीं थी। सिर्फ हल्की सी रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, जो आंखों को चुभती थी। पहली रात किसी तरह कट गई थी, लेकिन असली दुश्मन अब सामने था, भूख। राघव ने बच्चों को जगाया। आर्यन ने उठते ही पूछा, पापा, नाश्ता कब मिलेगा? यह सवाल राघव के दिल में किसी चाकू की तरह उतर गया। उसके पास जवाब नहीं था। उसने जहाज के टूटे मलबे की ओर दोबारा जाना शुरू किया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे बर्फ उसके पैरों को पकड़कर कह रही हो, यहीं रुक जाओ। मलबे में कुछ डिब्बा बंद खाना मिला, 2 टिन सूप, कुछ बिस्कुट और एक चॉकलेट बार। 6 साल की लड़ाई के सामने यह कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन के लिए यही जिंदगी थी। अनन्या ने खाना बांटते समय बच्चों से झूठ बोला, और भी खाना है, बस बाद में देंगे। मां का यह झूठ बच्चों को बचाने के लिए था, लेकिन अनन्या खुद अंदर से टूट रही थी। दोपहर तक भूख ने सिर दर्द और चक्कर में बदलना शुरू कर दिया। सिया कमजोर आवाज में बोली, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राघव ने अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी, जबकि खुद ठंड से कांपता रहा। उस दिन पहली बार राघव को एहसास हुआ, ठंड से इंसान मरता है, लेकिन भूख इंसान को धीरे धीरे तोड़ती है। शाम होते होते चारों के चेहरे बदल चुके थे। आंखों में डर था, शरीर में कमजोरी थी,
और दिल में एक सवाल, क्या हम कल तक जिंदा रहेंगे? यही वह दिन था जब सर्वाइवल सिर्फ हालात से नहीं, खुद से लड़ाई बन गया। तीसरी रात के बाद ठंड अब दुश्मन नहीं, एक सज्जा बन चुकी थी। हवा बिना रुके चल रही थी, जैसे पूरे टापू को जकड़कर उन्हें धीरे धीरे मारना चाहती हो। राघव की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हर हरकत दर्द दे रही थी, लेकिन रुकना मना था। सुबह होते ही उसने देखा कि शेल्टर की दीवारों पर बर्फ जम चुकी है। अंदर सांस लेने पर भाप निकल रही थी और वही भाप दीवारों पर जमकर बर्फ बन जाती थी। सिया की हालत सबसे खराब थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। अनन्या उसे सीने से लगाए बैठी थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राघव समझ गया, अगर आज आग नहीं जली तो कोई नहीं बचेगा। वह मलबे में दोबारा गया। जमी हुई लकड़ियां, टूटे तार और तेल से सने कपड़े, सब कुछ इकट्ठा किया। उंगलियां छिल चुकी थीं, खून बर्फ पर गिरते ही जम जाता था। कई कोशिशों के बाद एक छोटी सी लौ जली। वो आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद थी। बच्चों के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। सिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अब अच्छा लग रहा है। उस रात चारों आग के पास सट कर बैठे रहे। बाहर तूफान चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर एक परिवार जिंदा रहने की जिद में जुड़ा हुआ था। राघव जान चुका था, ये जंग दिनों की नहीं, सालों की है, और ठंड हर दिन उन्हें परखने वाली थी। समय अब दिनों में नहीं, महीनों में बह रहा था। बर्फ गिरती रही, पिघलती रही, फिर दोबारा जम जाती। इसी चक्र में पूरा 1 साल निकल गया। उस बर्फीले टापू पर जिंदगी रुक गई थी, लेकिन इंतजार चलता रहा। किसी आवाज का, किसी जहाज का, किसी इंसान का। पहले कुछ महीनों तक राघव हर सुबह टापू के ऊंचे हिस्से पर चढ़ता, वहां खड़ा होकर समुद्र को देखता और उम्मीद करता कि आज कोई दिखाई देगा। हर दिन उसने आग जलाई, धुआं किया, हाथ हिलाए, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। खाने का इंतजाम अब एक आदत बन चुका था। राघव ने बर्फ के नीचे से मछलियां पकड़नी सीख ली थी। कभी कभी किसी मरे हुए सील का शरीर मिल जाता, जिसे काटना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की भूख उसके दिल से ज्यादा बड़ी थी। अनन्या खाना बनाते समय अक्सर रोती थी, ताकि बच्चे न देख सकें। बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। आर्यन की आंखों में बचपन की चमक कम होने लगी थी। सिया चुप सी रहने लगी, जैसे वह समझ गई हो कि यहां रोने से कुछ नहीं बदलता। 1 साल बाद सच्चाई साफ थी, उन्हें ढूंढा नहीं जा रहा था। यह कोई अस्थायी फंसाव नहीं था। उस रात राघव ने पहली बार समुद्र से नजरें चुराईं। उम्मीद अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जिम्मेदारी अब भी जिंदा थी। दूसरा साल शुरू होते ही सबसे खतरनाक दुश्मन सामने आया, दिमाग। ठंड और भूख से लड़ना फिर भी आसान था, लेकिन खामोशी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दिन एक जैसे लगते थे, रातें और भी लंबी। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही। वह घंटों बर्फ को देखती रहती, बिना कुछ बोले। कई बार राघव उससे बात करता, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान मिलती। वह मुस्कान डरावनी थी, क्योंकि उसमें थकान थी, हार थी। एक रात अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, राघव, अगर मैं एक दिन उठ न पाऊं तो बच्चों को मुझसे ज्यादा मजबूत बनाना। यह सुनते ही राघव की सांस रुक गई। उसने पहली बार मौत को शब्दों में महसूस किया। आर्यन अब पिता के साथ शिकार और आग जलाना सीख चुका था। उसकी उम्र से पहले ही जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। सिया की हंसी बहुत कम हो गई थी। वह अक्सर मां के पास चुपचाप बैठी रहती, जैसे डर रही हो कि कहीं मां खो न जाए। तीसरे साल एक दिन ऐसा आया जब राघव खुद भी टूटने के कगार पर था। उसने सोचा, क्या सच में कोई हमें ढूंढेगा? लेकिन उसी पल बच्चों की तरफ देखा। उस दिन उसने समझ लिया, अगर उम्मीद मर गई तो सब मर जाएंगे, और इसलिए उसे अकेले ही सही उम्मीद को जिंदा रखना था। चौथे साल की शुरुआत किसी चेतावनी के बिना हुई। आसमान अचानक ज्यादा भारी रहने लगा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राघव समझ गया था, कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी। उस रात हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि शेल्टर कांपने लगा। बर्फ हथौड़ों की तरह दीवारों पर गिर रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और शेल्टर का एक हिस्सा टूट गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। बच्चे चीख पड़े। अगले ही पल सब कुछ सफेद हो गया। बर्फ का सैलाब अंदर घुसा और आर्यन संतुलन खोकर बाहर गिर पड़ा। राघव बिना सोचे बाहर दौड़ा।
हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। आंखें खुली रखना भी दर्द दे रहा था। राघव ने आर्यन की आवाज सुनी, कमजोर, दबती हुई। वह बर्फ में दब चुका था। राघव ने नंगे हाथों से बर्फ हटानी शुरू की। उंगलियां छिल गईं, खून बहने लगा, लेकिन रुकना नामुमकिन था। हर सेकंड की देरी मौत के बराबर थी। आखिरकार उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। जब वे वापस शेल्टर में गिरे तो राघव रो रहा था, जोर से, बिना शर्म के। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। उस रात कोई नहीं सोया, क्योंकि सब समझ चुके थे इस टापू पर जिंदा रहना अब चमत्कार मांग रहा था। 5वां साल शुरू होते होते सब कुछ सीमित हो चुका था। ताकत, खाना और सबसे ज्यादा उम्मीद। शरीर चल रहे थे, लेकिन अंदर से सब थक चुके थे। सर्दी अब पहले से भी ज्यादा गहरी लगने लगी थी, जैसे यह टापू उन्हें कभी जाने नहीं देगा। सिया अब बहुत कमजोर हो गई थी। उसका वजन आधा रह गया था। आंखों के नीचे गहरे साए थे। वह ज्यादातर समय आग के पास बैठी रहती और बाहर समुद्र की तरफ देखती रहती। एक दिन उसने धीमे से पूछा, पापा, क्या दुनिया अभी भी हमें याद करती है? इस सवाल ने राघव को अंदर तक हिला दिया। खाना अब मुश्किल से मिलता था। मछलियां कम हो गई थीं, शिकार भी। कई बार पूरा दिन बिना कुछ खाए निकल जाता। अनन्या अब ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हर सुबह बच्चों के कपड़े ठीक करती, जैसे यह उसका रोज का कर्तव्य हो, आखिरी सहारा हो। राघव ने एक बार फिर वही पुरानी कोशिश शुरू की, सिग्नल। हर सुबह वह टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ता, लकड़ी और तेल जलाकर धुआं करता। उसकी आंखें समुद्र को चीरती रहती। हर दिन वही सवाल, क्या आज कोई देखेगा? कई बार उसे लगता दूर कुछ हिलता है, लेकिन हर बार वह सिर्फ भ्रम निकलता। 5वां साल इसी इंतजार में बीत गया। उम्मीद अब बहुत कमजोर थी, लेकिन वह अब भी जल रही थी, बिल्कुल उस आग की तरह जिसे राघव हर दिन बुझने नहीं देता था। 6ठे साल की एक ठंडी सुबह थी। आकाश साफ था, लेकिन हवा में वही पुरानी बेरुखी थी। राघव हमेशा की तरह सबसे पहले उठा। शरीर दर्द से भरा था। हाथों की उंगलियां अब भी ठीक से मुड़ती नहीं थीं। फिर भी वह रोज की तरह टापू के ऊंचे हिस्से की ओर चला गया, सिग्नल के लिए। उस दिन कुछ अलग था। धुआं ऊपर उठ रहा था और हवा उसे दूर समुद्र की ओर ले जा रही थी। राघव की आंखें अचानक ठहर गईं। दूर क्षितिज पर कुछ था, एक छोटा सा साया। पहले तो उसे लगा कि यह भी बाकी दिनों की तरह उसका भ्रम है। उसने आंखें मली, दोबारा देखा। वह साया हिल रहा था, धीरे धीरे साफ होने लगा। एक जहाज। उस पल राघव का शरीर झमसा गया। 6 साल में पहली बार दिल इतनी जोर से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वह चिल्लाया, हाथ हिलाए, आग में और लकड़ियां डाली। धुआं और गहरा हो गया। नीचे शेल्टर में अनन्या ने उसकी आवाज सुनी। बच्चे बाहर दौड़े। चारों लोग रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए, जैसे डर रहे हों कि यह सपना टूट न जाए। जहाज की दिशा बदलने लगी। अब कोई शक नहीं था, उन्हें देख लिया गया था। जब नाव किनारे पहुंची तो राघव घुटनों के बल बैठ गया। 6 साल बाद इंसानी आवाज, इंसानी हाथ। वह दिन सिर्फ बचने का नहीं था, वह दिन जिंदगी की वापसी का दिन था। जब उन्हें जहाज पर चढ़ाया गया तो चारों के लिए चलना भी आसान नहीं था। शरीर कमजोर थे, चेहरे हड्डियों से चिपके हुए और आंखों में 6 साल की थकान साफ झलक रही थी। डॉक्टर उन्हें लगातार कंबलों में लपेट रहे थे, गर्म तरल पिला रहे थे, लेकिन असली ठंड शरीर में नहीं, यादों में जमी हुई थी। जैसे जैसे जहाज टापू से दूर होता गया, सिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसने धीरे से कहा, पापा, वहां हमने बहुत दर्द झेला, लेकिन हम सब साथ थे। राघव की आंखें भर आईं। वह जानता था वह टापू उन्हें तोड़ भी गया था और जोड़ भी गया था। सभ्यता में लौटने पर दुनिया बदली हुई लगी। मोबाइल, आवाजें, लोग, सब कुछ बहुत तेज था। 6 साल तक जिस खामोशी में वे जिए थे, उसके बाद यह शोर चुभ रहा था। अनन्या कई रातों तक नींद में चौंक जाती। आर्यन छोटी छोटी आवाजों से डर जाता। सिया को अब भी ठंड लगने का वहम होता, लेकिन वे जिंदा थे, साथ थे, और यही उनकी जीत थी। राघव अक्सर लोगों से एक ही बात कहता है, हम बर्फीले टापू से नहीं, हम हार मानने से बचकर लौटे हैं। यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, यह कहानी थी परिवार, प्यार और उस जिद की जो इंसान को मौत के बाद भी जिंदा रखती है। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।